चतुर्थ सेमेस्टर आपका नगरीय समाज प्रथम प्रश्न पत्र भारत में नगरीय समाज। आज हम देखेंगे नगरीय समुदाय। आपके प्रथम प्रश्न पत्र का पहला अध्याय पहले इकाई का नगरीय समुदाय, जिसे हम कहते हैं अर्बन सोसाइटी। नगरीय समुदाय को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं समुदाय। समुदाय क्या होता है? समुदाय एक ऐसा क्षेत्र या एक निश्चित भूभाग जहाँ पर कुछ लोग निवास करते हैं जिनकी अपनी अलग परंपराएं होती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, अर्थात एक निश्चित क्षेत्र। अब हम नगरीय समुदाय को लेते हैं तो नगरीय समुदाय अर्थात नगरीय क्षेत्र। तो नगर क्या है? नगरीय समुदाय में सबसे पहले हम देखते हैं नगर क्या है। नगर ऐसा क्षेत्र जहाँ के निवासियों का व्यवसाय कृषि कर्म के अतिरिक्त दूसरा होगा। गाँव में व्यवसाय क्या होता है? कृषि कर्म। यहाँ पर व्यवसाय क्या होगा? रोज शासकीय नौकरी, अशासकीय नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, ये इनके रोजगार के साधन होंगे। अब हम नगरीय समुदाय की कुछ पहचान देख लेते हैं, कुछ ऐसे आधार देखते हैं जिससे हम किसी समुदाय को नगरीय है या ग्रामीण है जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नगरीय समुदाय है या हम कैसे जानें। तो उससे में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होगा भाई। तो नगरीय समुदाय का आकार कैसा होगा? नगरीय समुदाय का बड़ा होगा। यहाँ पर व्यवसाय में भिन्नता होगी। जैसे गाँव में सभी का व्यवसाय कृषि कर्म होता है, यहाँ पर व्यवसाय भिन्न होगा। कोई शिक्षक होगा, कोई व्यवसाय भी करता होगा, व्यापार भी करता होगा, तो वो अलग अलग प्रकार के व्यापार करता होगा। कोई सरकारी नौकरी पर होगा तो वो भी अलग अलग प्रकार की नौकरी पर होगा। ये होती है व्यवसाय में भिन्नता। यहाँ पर कई जाति, कई धर्म, कई संप्रदाय के लोग निवास करते होंगे। यह यहाँ पर औपचारिकता होगी। औपचारिकता अर्थात इनके जो संबंध होंगे औपचारिक होंगे। यहाँ पर नियंत्रण भी होगा तो औपचारिक ही होगा। औपचारिक नियंत्रण मतलब कोई गलत कार्य करेगा तो उसे कानूनी तरीके से दंड दिया जाएगा। यहाँ का जो जीवन होगा विलासी होगा, भोग विलासी होगा, सभी सुख सुविधाओं को भोगने वाला जीवन होगा यहाँ का। और यहाँ के जीवन में क्या होगा? बनावटीपन, एक दिखावा, फैशन, स्टाइलिश रहना है, सूट बूट में रहना है, ठीक है। और यहाँ के निवासी क्या होंगे? उच्च शिक्षित होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे। और यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ के परिवार कैसे होंगे? एकल परिवार होंगे। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी संतानें होंगी। अब हम नगरीय समुदाय की विशेषताएं देख लेते हैं। तो नगरीय समुदाय की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है जटिलता। नगरीय समुदाय जटिल समुदाय है जहाँ पर कई जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ आकर निवास करते हैं। नगरीय समुदाय को हम आसानी से नहीं समझ सकते, यहाँ के स्वभाव को हम आसानी से नहीं समझ सकते। किसी नगर के किसी एरिया में लोगों का स्वभाव कुछ अलग होगा, कहीं का कुछ अलग होगा। किसी नगर के अलग स्वभाव होंगे, किसी नगर के लोगों के अलग स्वभाव होंगे। यहाँ पर क्या होगी? प्रतियोगिताएं होगी। प्रतियोगिता अर्थात जीवन को गुजारना है, जीवन का निर्वहन करना है तो क्या करना होगा? हमें अच्छे रोजगार प्राप्त करने होंगे। गांव में क्या होता है? सभी का व्यवसाय क्या होता है? खेती, कृषि कर्म। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर व्यवसाय करना है या नौकरी करना है तो उसमें भी प्रतियोगिता ही। नौकरियों के लिए प्रतियोगिता होती है ना कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो ही मुझे नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि कई लोग उस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। 85 पोस्ट के लिए और 50,000 लोग, 1 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और तैयारी करते हैं। ये होती है प्रतियोगिता। यहाँ पर व्यवसाय में प्रतियोगिता होगी, रोजगार के क्षेत्र में प्रतियोगिता होगी। और अगला है परिवर्तनशील सामाजिक वर्ग। यहाँ पर जो वर्ग की व्यवस्था होगी ये कैसी होगी? परिवर्तनशील होगी। आज कोई व्यक्ति गरीब है तो कल वह मध्यम वर्ग में प्रवेश कर सकता है अपने कार्यों के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, और वहाँ पर अच्छे मेहनत करे, अच्छे कार्य करे, अच्छी आय कमाए तो वह उच्च वर्ग में भी जा सकता है। और यदि उच्च वर्ग वाला या अच्छी आय वाला अगर अच्छे से व्यवसाय न करे, अच्छा रोजगार न करे, अच्छे परिश्रम न करे तो वह मध्यम या निम्न वर्ग में भी आ सकता है। तो वर्ग क्या है? यहाँ पर सामाजिक वर्ग किस प्रकार के हैं? परिवर्तनशील। यहाँ पर कार्य और
अवकाश, अगली विशेषता है कार्य। यहाँ पर हर किसी के कार्य अलग अलग होंगे और यहाँ पर कार्य के लिए अवकाश होगा। यहाँ अवकाश किस लिए, आप सप्ताह में एक दिन अवकाश लोगे, सप्ताह के 6 दिन कार्य करोगे। यहाँ पर आपको अवकाश त्योहारों के लिए मिलेगा और अगर हम कार्य देखें तो कार्य भी बंधे होंगे और यहाँ पर आपको नियमों में रहकर कार्य करना होगा। जॉब पर जाना है तो बाकायदा समय पर जाना, समय पर छुट्टी, समय पर लंच, ठीक है। आप दुकान भी खोलते हो तो आपका एक निश्चित समय होगा। गाँव में ऐसा नहीं जब मन आया तब खोल लिया या जब ग्राहक आया तब खोल लिया, पर यहाँ पे शहरों में बिल्कुल उल्टा है। शहरों में आपको समयबद्ध तरीके से काम करने होंगे, आपको अवकाश भी समयबद्ध तरीके से मिलेगा। उसके पश्चात है दूसरी अगली विशेषता द्वितीयक संगठन। द्वितीयक संगठन अर्थात हम हमारे परिवार से तो जुड़े हैं पर दूसरे संगठनों से भी जुड़े होंगे। यहाँ पे कई समितियाँ होगी, कई यहाँ पर आपके कई लोगों के साथ संबंध होंगे जो किस प्रकार के होंगे, द्वितीयक होंगे। द्वितीयक मतलब प्रत्यक्ष या जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिक रूप से हमारा उनके साथ व्यवहार नहीं होगा। यहाँ पर द्वितीयक संगठन जैसे आपके लिए द्वितीयक संगठन क्या हो जाएगा, आपका कॉलेज। फिर उसके पश्चात सामाजिक विजातीय अर्थात यहाँ पर सामाजिक भिन्नता होगी, कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते होंगे, कहाँ, नगरों में। अगली विशेषता है स्वार्थी स्वभाव। स्वार्थी स्वभाव, मुझे किसी से कार्य है तब तक मैं उससे अच्छा संबंध रखूँगा, अच्छी जान पहचान रखूँगा और मेरा काम होने के बाद मैं उससे अलग हो जाऊँगा या मेरी उससे पहचान भी होगी तो मेरी उतनी ही पहचान रहेगी जितना वो मुझे इन फ्यूचर या निकट भविष्य में मेरा लाभ करवा दे सके। अर्थात यहाँ पे कैसे संबंध है, स्वार्थी संबंध है। और स्वार्थी कुछ इस प्रकार भी है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा कर सकता हूँ, ऐसे भी संबंध कहाँ होते हैं, नगरों में। फिर उसके पश्चात है औपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण अर्थात गाँवों में या हमारे परिवार में जो नियंत्रण होता है, साधारण रूप से हम कोई गलत काम करते हैं, हमारे घर के नियमों को तोड़ते हैं तो हमें क्या किया जाता है, घर वालों द्वारा दंडित किया जाता है, ठीक है। घर वालों द्वारा दंडित किया, समझा दिया और हमें हो गया, फ्री कर दिया। उसके बाद हम वैसा कार्य करते हैं क्या, नहीं। परंतु यदि हम अपराध करें, चोरी करें, डकैती करें, हत्या करें या इस प्रकार की कोई अन्य काम करें तो क्या किया जाता है, हमें कानून द्वारा दंडित किया जाता है। कानून द्वारा दंडित करना ही औपचारिक नियंत्रण की श्रेणी में आता है। तो शहर में किस प्रकार का नियंत्रण होता है, औपचारिक नियंत्रण, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा, कचहरी द्वारा जो नियंत्रण होता है, कैसा नियंत्रण होता है, औपचारिक नियंत्रण, जो कहाँ होता है, शहरों में अर्थात नगरीय समुदाय में। उसके पश्चात है गतिशीलता। यहाँ पर गतिशीलता होती है, व्यक्ति और धनवान बनना चाहता है और पैसा अर्जित करना चाहता है तो वह कार्य में निरंतर लगा होता है, गतिशील होता है। यहाँ पर विकास निरंतर होते रहता है, बदलाव होते रहता है, अर्थात ये क्या किस प्रकार के है, गतिशील है। गतिशीलता एक विशेषता किसकी, नगरीय समुदाय की। उसके पश्चात है एकल परिवार। एकल परिवार गाँव में जहाँ पर परिवार होते हैं संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, पर शहरों में ऐसा नहीं। यहाँ पर एकल परिवार होंगे, पति पत्नी और उनकी संतान। फिर नैतिकता का अभाव, यहाँ नैतिकता का अभाव होगा। नैतिकता का अभाव कैसे कि भाई यहाँ हम अच्छा बुरा या किसी का नुकसान करना है, किसका नहीं, अधर्म, धर्म, पाप, पुण्य, इन चीज़ों को महत्व नहीं देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो अच्छा लग रहा है, जो हमारे काम का है, जो हमारे फायदे का है, हम वही करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे, जो कहलाया जाएगा नैतिकता का अभाव या अनैतिक कहलाया जाएगा। ऐसे व्यवहार कहाँ पर होंगे, आपके नगरों में। फिर उसके पश्चात है, अब यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई नैतिकता का अभाव, यहाँ क्या होगा कि हम स्वार्थ के इतने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह पे गिर जाएंगे कि हम कुछ भी करने को तैयार हो सकता है कि हम रिश्वतखोरी करें, हो सकता है हम भ्रष्टाचार करें, हो सकता है हम हत्या करें, चोरी करें, डकैती करें। ये हो गया
नैतिकता का अभाव, सब कुछ अच्छाइयाँ छोड़ दी है, इसलिए हमारे स्वार्थ के लिए। इस प्रकार के स्वभाव कहाँ होते हैं? नगरों में। उसके पश्चात है भ्रमित व्यक्तित्व। भ्रमित व्यक्तित्व इस प्रकार क्या होता है कि नगर विविधताओं का केंद्र होते हैं। यहाँ पर पद और भूमिकाएं किसी की स्पष्ट नहीं है, और व्यक्ति जो करता है उसे करने के पश्चात पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इस कार्य का मुझे क्या परिणाम मिलेगा। तो क्या होता है कि हम वो कार्य करते हैं पर उसका परिणाम नहीं मिलता और हम भ्रमित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये होता है भ्रमित व्यक्तित्व। अगला है प्रतियोगिता। यहाँ प्रतियोगिता डबल हो गया है, हम इसको काट देते हैं। यहाँ डबल हो गया है प्रतियोगिता। अगला है असंख्य समितियाँ। नगरों में जो समितियाँ होगी वो असंख्य होगी। असंख्य कैसे? स्कूल, कॉलेज, कोई उत्सव को मनाने वाली समितियाँ, आपके गली मोहल्लों की समितियाँ, आपके जिले की शासकीय समितियाँ, आपके तहसील की शासकीय समितियाँ या किसी प्रकार की और समितियाँ। फिर विषम जीवन। यहाँ पर हर किसी का जीवन अलग होगा, सम नहीं होगा। सम मतलब एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी को किस प्रकार से रहना पसंद होगा, किसी और को किसी और प्रकार से रहना पसंद होगा। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग लाइफस्टाइल होगी। उसके पश्चात है अपराध। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अब नगर है, नगरों में आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होती है। व्यक्ति को पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, पैसे की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ विलासी जीवन है। भोग विलासी जीवन को जीने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता होगी, और यदि हम अधिक धन नहीं कमा पाएंगे तो क्या करेंगे? उस श्रेणी में व्यक्ति अपराधों की ओर बढ़ जाता है। चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं करना, ऐसे कामों में लग जाता है, जो अपराधी प्रवृत्ति है। ये एक विशेषता है नगरीय समुदाय की। उसके पश्चात है सामुदायिक भावना का अभाव। यहाँ पर सामुदायिक भावना का अभाव होगा नगरों में, क्योंकि यहाँ हम व्यक्तिवादिता को ही या स्वयं को ही महत्व देंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। हम यदि कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो हम यह नहीं देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस वालों को तकलीफ होगी या उन्हें अच्छा लगेगा या उनके लिए क्या मुसीबत होगी। बस हमें हमारा कार्य करना है। ये विशेषता है नगरीय समुदाय की। अब हम देखते हैं नगरीय समुदाय के विकास की अवस्था है, या नगर के विकास की अवस्था है। तो नगरीय जो विकास हुआ है ये किस पद्धति से हुआ है? उद्विकासीय पद्धति से नगरीय विकास हुआ है, या नगरों का विकास हुआ है। उद्विकासीय पद्धति। उद्विकास अर्थात उद्विकास क्या होता है? धीरे धीरे होने वाला विकास उद्विकास की श्रेणी में आता है। जैसे हम एक बीज लेते हैं, उस बीज को जमीन में डालते हैं, फिर वो बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होकर उसमें 2 पत्ती आती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें और पत्तियाँ आने लग जाती है, फिर वो पौधे का रूप ले लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें शाखाएं आने लग जाती है, और फिर बढ़ते बढ़ते वो पेड़ बन कई सालों बाद या कई महीनों बाद एक पेड़ या वृक्ष का रूप ले लेता है, जिसमें फिर फूल आते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें फल आते हैं। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जो सतत और या निरंतर परंतु धीमे धीमे चरणबद्ध तरीके से होती है, उसे हम कहते हैं उद्विकास। तो नगरीय विकास की पद्धति कैसी है? उद्विकासीय पद्धति है, जो धीरे धीरे सतत और निरंतर हुई है। अब हम नगरीय विकास के लिए कुछ विद्वानों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो हम देख लेते हैं। तो यज्जी कोल कहते हैं, प्रारंभ में नगरों के विकास में प्रशासनिक योद्धाओं ने अपने निवास स्थान अलग अलग बताए, जो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए। यज्जी कोल ने नगरों के विकास के लिए प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके निवास स्थानों को महत्व दिया है। एंडरसन कहते हैं, नए आविष्कार परिवर्तित नगरों को स्थापित करने में सहायक रहे हैं। वह स्थान जो विकसित हो जाते थे वे अविकसित स्थान पर अधिकार जमा लेते थे। यहाँ पर इन्होंने एंडरसन ने आविष्कार को महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि ऐसे स्थान जहाँ पर विकास नहीं हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा? विकास होगा, और धीरे धीरे अविकास गायब हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर नगर बन जाएगा। उनके पश्चात हम मम्फोर्ड की परिभाषा देखते हैं। तो मम्फोर्ड कहते हैं कि नगरों की उत्पत्ति गांवों से हुई है। बड़े बड़े विशाल गांव ही कालांतर में नगरों में तब्दील हो गए या नगरों में बदल गए। गांव है
और वही समय के साथ साथ क्या हुए, बदल गए और वो क्या बन गए, नगर बन गए। अब इसका वास्तविक उदाहरण भी देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि कोई गांव होता है जो छोटा सा होता है, फिर क्या होता है वहाँ पर कुछ सालों बाद प्लाटिंग बनने लग जाती है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ जाती है और फिर वो कस्बे में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो क्रम निरंतर चलता रहता है और कस्बे से वो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। आपके गाँव को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका पारडी, आपका मोडोंगरी, आपका भूली, ये आपके गांव हो गए। उसके पश्चात राजना, सिवनी, बड़चिचोली, तीगांव, ये आपके कस्बे हो गए। फिर पांडुरना आपका शहर। और अब हम देखते हैं नगरों की विकास की अवस्थाएं, जिसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रथम अवस्था। तो यहाँ पर कहा प्रथम अवस्था में हमें ग्राम, प्रथम अवस्था में जो नगरों का विकास हुआ वो ग्राम से हुआ। पहले ग्राम बने, फिर धीरे धीरे ग्राम से कस्बे, कस्बों से नगर। और द्वितीय अवस्था यहाँ पर हमने लिया है सामाजिक संगठनों की स्थापना। गांवों में कई सामाजिक संगठनों की स्थापना हुई, परिवार, जैसे परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय। फिर उसके पश्चात तृतीय अवस्था, तो यहाँ पर सुविधाओं की लालसा। अब भाई यहाँ पर गांव थे, गाँव में कई सामाजिक संगठन बने, परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय, स्कूल और अन्य प्रकार के कई संगठनों की भी स्थापना हुई, कई कार्यालयों की स्थापना हुई, कई अच्छे संसाधनों की स्थापना हुई। यहाँ पर विकास हुआ और उस विकास की सुविधा की लालसा के लिए या उस विकास को भोगने के लिए दूसरे गांवों से लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। तो ये तीसरी अवस्था में क्या हुआ, सुविधाओं की लालसा के लिए गाँव से लोग शहर में आकर बसने लगे या बड़े गांवों या बड़े कस्बों की ओर आकर बसने लगे। अगला है पूंजीवाद, चतुर्थ अवस्था पूंजीवादी, जहाँ पर व्यक्ति धन संचय करने लगा, व्यवसाय करने लगा और अपने लिए एकत्रित करने लगा धन को, जो कहलाया जाएगा पूंजीवादी अवस्था। उसके पश्चात है पंचम व्यवस्था या वर्गीय व्यवस्था। यहाँ पर वर्ग व्यवस्था का निर्माण हुआ, जहाँ पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, ये तीन वर्ग बने। निम्न वर्ग जो मजदूरी करता था, अपने जीवन का निर्वाह करता था और थोड़ी बहुत पूंजी संचित कर ली तो ठीक, नहीं तो ठीक। मध्यम वर्ग जिनका जीवन अच्छा था, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, पर फिर भी कुछ सुविधाएं थी, कुछ कमियां थी। और उच्च वर्ग जिनके पास पूंजी भरपूर थी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधाओं का अभाव नहीं, बढ़िया जीवन, बढ़िया लाइफस्टाइल। ये था आपका पूंजीवादी वर्ग, जो आपकी पंचम अवस्था में दिखाई देता है। फिर उसके पश्चात षष्ठम अवस्था या छठी अवस्था। यहाँ पर आपको नगरों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखना है, या नगरों में होने वाली जो समस्या है, जैसे आपकी बेरोजगारी, भूखमरी, अपराध, गंदी बस्तियाँ, ये समस्याएं षष्ठम अवस्था में सम्मुख आई। ये है आपका नगरीय विकास की अवस्थाएं, जो किस प्रकार से हुई, उद्विकासीय पद्धति से हुई, अर्थात धीमे धीमे हुई।